सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जो बाहर से देखने में एक मामूली सी झोपड़ी लगे, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप किसी महल में आ गए हों। ये कहानी एक ऐसी ही झोपड़ी की है जिसके अंदर 50 एयर कंडीशनरों का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि मिट्टी और घास फूस से बनी एक झोपड़ी में 50-50 एसी आखिर आ कैसे सकते हैं, और अगर हैं भी तो क्यों। चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है राधिका। राधिका के लिए ना गर्मियां किसी श्राप से कम नहीं थी। वो एक छोटे से घर में रहती थी जहां टीन की छत सूरज की गर्मी से एकदम भट्टी की तरह तपती रहती थी, और हर दिन उस तपते चूल्हे के पास खाना बनाना, उफ, वो तो जैसे कोई जंग लड़ने के बराबर था। ये शब्द राधिका की बेबसी दिखाते हैं। वो गर्मी से इस कदर परेशान थी कि उसे लगता था कि बस अब उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। कई बार तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, चक्कर आने लगते। उसे हर पल बस किसी ठंडी जगह की तलाश रहती थी। देखिए, उसके सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे। वो तो बस एक ठंडी छांव, शायद एक ठीक-ठाक पंखे की उम्मीद करती थी। लेकिन हकीकत में उसे क्या मिलता था? गरम हवा फेंकता हुआ एक पुराना पंखा और गरीबी की चुभने वाली तपिश। और इसी बीच राधिका की शादी पास के ही एक गांव में तरुण नाम के लड़के से तय हो जाती है। उसके मन में एक नई उम्मीद जागती है। क्या पता ससुराल में उससे वो आराम मिल जाए जिसके वो सपने देखा करती थी। पर साथ में एक डर भी था कि कहीं उसका ससुराल भी उसके मायके जैसा ही न निकले। और फिर वो दिन आया जब उसकी डोली ससुराल के दरवाजे पर आकर रुकी तो उसका दिल जैसे बैठ ही गया। सामने एक पुरानी सी घास फूस की झोपड़ी थी, दीवारें भी मिट्टी की थीं। ये घर तो उसके मायके से भी कहीं ज्यादा साधारण लग रहा था। राधिका के सारे सपने जैसे एक पल में शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। उसे लगा कि उसकी तो किस्मत ही खराब है, अब तो पूरी जिंदगी इसी गर्मी और घुटन में गुजारनी पड़ेगी। भारी मन से उसने गृह प्रवेश की रस्म के लिए कदम आगे बढ़ाए। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। जैसे ही राधिका ने घर के अंदर अपना पहला कदम रखा, वो हैरान रह गई। बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था और घर के अंदर ऐसा लगा मानो वो किसी हिल स्टेशन पर आ गई हो। एक अजीब सी सुकून देने वाली ठंडक। राधिका को तो अपनी इंद्रियों पर यकीन ही नहीं हुआ। घर भले ही मिट्टी का था, पर अंदर से काफी बड़ा और एकदम ठंडा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी मशीन, बिना किसी एसी के ये जादू हो कैसे रहा है। जब वो हॉल में पहुंची तो उसे फिर से वही तेज ठंडक महसूस हुई, लेकिन आसपास नजर घुमाने पर भी उसे कोई कूलर या एसी नहीं दिखा। अब तो राधिका की हैरानी और बढ़ गई। आखिरकार उसने अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी, ये सब कैसे मुमकिन है? उसकी सास मुस्कुराई और एक खिड़की की तरफ इशारा किया। वहां लोहे के एक फ्रेम में ढेरों मिट्टी के मटके लगे हुए थे और उन पर ऊपर से पानी गिर रहा था। देखिए, इसके पीछे साइंस का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत काम कर रहा था, जिसे कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। जब पानी भाप बनता है तो वो अपने आसपास की हवा से गर्मी सोख लेता है। तो बाहर की गर्म हवा जब इन गीले मटकों से होकर अंदर आती तो अपनी सारी गर्मी वहीं छोड़ देती और एकदम एसी जैसी ठंडी हो जाती। ये था उनका जुगाड़ वाला एसी, और वो भी 0 बिजली पर। राधिका ये देखकर दंग थी, लेकिन अगला सरप्राइज तो रसोई में उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगा भाई, जहां चूल्हा जलता है वहां तो गर्मी होगी ही, लेकिन रसोई का तापमान तो हॉल से भी कम था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जम रही हो। वहां उसकी ननद सौम्या ने बताया कि खिड़की पर लगे पंखे के ठीक सामने एक बड़ी सी ट्रे में बर्फ रखी है। ये सिस्टम कन्वेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। पंखा गर्म हवा को खींचकर बर्फ की ठंडी सतह पर फेंकता है, जिससे हवा अपनी गर्मी खो देती है और पूरे किचन में बर्फीली ठंडक फैल जाती है। जरा सोचिए, कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार आइडिया है। फिर सौम्या ने बताया कि ये तो सिर्फ 2 हैं। उनके घर में ऐसे 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के देसी कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं। कहीं साइकिल के पहियों से पंखे बनाए गए थे तो कहीं पुरानी फ्रिज के कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया था। ये घर नहीं था, ये तो एक इनोवेशन लैब थी। अब राधिका के दिमाग में सवाल कैसे से बदलकर क्यों पर आ गया था। जो परिवार इतने अविश्वसनीय आविष्कार कर सकता है, वो एक साधारण सी झोपड़ी में आखिर रहता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
ये लोग मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन उसकी पहली रसोई में तोहफे में सोने की भारी अंगूठी दी। ये गांव वालों की मदद करते थे, लेकिन बाजार की गर्मी में खुद परेशान होते थे। और हाँ, एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का क्या राज था? और आखिरकार तरुण ने राधिका को उस बंद कमरे का और अपनी जिंदगी का वो सच बताया जिसने सब कुछ बदल दिया था। 10 साल पहले गांव में 48 डिग्री की भीषण गर्मी पड़ी थी। उसकी बड़ी बहन साधना को लू लग गई और वो बहुत बीमार हो गई। परिवार इतना गरीब था कि उसके लिए एक पंखा तक नहीं खरीद सका, और उस गर्मी में साधना ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अपनी बहन को इस तरह खोने के बाद तरुण ने एक कसम खाई। उसने तय किया कि वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल अमीरों के लिए एसी बनाने में नहीं करेगा, बल्कि गरीबों को गर्मी से बचाने के लिए करेगा। ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये एक सामाजिक मिशन की शुरुआत थी। एक ऐसा मिशन जो इंजीनियरिंग को अमीरों के कमरों से निकालकर गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचाए। ये सच जानने के बाद राधिका की दुनिया ही बदल गई। वो जिस परिवार को गरीब समझकर अपनी किस्मत को कोस रही थी, वो तो असल में इंसानियत की एक मिसाल थे। अब वो सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, बल्कि इस महान मिशन का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। राधिका के सपने पूरी तरह से बदल चुके थे। पहले वो सिर्फ अपने आराम के बारे में सोचती थी, अब वो दूसरों के लिए ठंडक का रास्ता बनाने के बारे में सोचने लगी। उसने अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दिया और जिंदगी का एक नया बड़ा मकसद पा लिया। अब राधिका तरुण के साथ उस रहस्यमयी कमरे में, जो कि असल में उनकी लैब थी, काम करने लगी। सौम्या ने उसे अपनी YouTube चैनल पर न्यू इन्वेंटर भाभी के रूप में दुनिया से मिलवाया। उन्होंने मिलकर एक सरकारी स्कूल को ठंडा किया, और एक बार जब राधिका के अपने पिता को लू लगी तो उन्हीं के बनाए हुए कूलर ने उनकी जान बचाई। इस परिवार ने यह साबित कर दिया कि असली दौलत आलीशान बंगलों या महंगी गाड़ियों में नहीं होती। उनकी वो झोपड़ी किसी भी महल से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि वो उम्मीद, इनोवेशन और इंसानियत की सेवा का केंद्र थी। ये कहानी हमें फ्रूगल इनोवेशन, यानी कम संसाधनों में बड़ा आविष्कार करने की ताकत दिखाती है। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में राधिका ने कहा, हमारे घर में 50 एसी इसलिए नहीं है कि हमें ऐशो आराम करना है, बल्कि इसलिए हैं ताकि हम 50 अलग अलग तकनीकों को टेस्ट कर सकें और उनमें से सबसे अच्छी और सस्ती तकनीक को गरीबों तक पहुंचा सकें। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सच्ची दौलत क्या है? वो जिसे हम सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करते हैं, या फिर वो जिसे हम दूसरों की भलाई के लिए बनाते हैं और सबके साथ मिलकर बांटते हैं?